इस मजेदार कॉन्सेप्ट की कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हुए 20 साल बीत चुके थे। इस वर्ल्ड वॉर ने अर्थ के पूरे इन्वायरमेंट को ही इफेक्ट कर दिया, क्योंकि लड़ाई के दौरान हर देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किए होते हैं और इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की निकलने वाली रेडिएशन के कारण ओजोन लेयर भी खत्म हो चुकी थी। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि पृथ्वी पर से रिसोर्सेज भी खत्म होना स्टार्ट हो गए थे। चारों तरफ एकदम से सरवाइव करने के लिए हंगामा मच चुका था। आधे से ज्यादा जनसंख्या जो भी रेडिएशन की अंडर आ रही थी उन्हें कुछ न कुछ बीमारी हो जाती और कई लोगों ने तो वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था। रेडिएशन वाले इलाके की हवा भी प्रदूषित हो चुकी थी। फिलहाल के लिए जो बचे हुए लोग होते हैं वो सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सभी ने जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रिसोर्सेज पहले से ही कम थे और उनके पास जीने के लिए यही एक आखिरी उपाय होता है। बात यही नहीं खत्म होती, बल्कि कई सारे लोग तो नरभक्षी बन चुके होते हैं, यानी कि वो इंसानों को ही मारकर उन्हें खाने लगे थे। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी और खतरनाक ग्रुप्स बनने के कारण वो स्ट्रेंजर्स को देखकर उनसे सारी चीजें छीन लेते और उन्हें मार देते। यही सारी खतरनाक कंडीशन अब पूरे देशों में फैल चुकी थी। अब हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच एली नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था। दरअसल एली ने इतने साल बीतने के बावजूद भी सरवाइव करने का तरीका ढूंढ लिया होता है। वो तो जंगल में इस तरीके से लेटा हुआ था कि जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं मौजूद है। दरअसल एली वहाँ पर घात लगाए बैठा था जिसके पास कोई शिकार आ जाए और वो उसका शिकार कर सके। देखते ही देखते उस जगह पर एक छोटी सी बिल्ली आ जाती है जिसने कि एली को देख तो लिया था, इसलिए वो उसके ऊपर गुर्रा रही थी। लेकिन एली अपनी पूरी तैयारी में था। उसने तुरंत ही अपनी बो एंड एरो निकाली और उसके ऊपर फायर कर दिया। वो बिल्ली वहां पर तुरंत ही मर जाती है, जिसके बाद एली उस बिल्ली को ले लेता है और उसे खाने के लिए रख लेता है। यानी कि एली इसी तरीके से अपना सरवाइव किया करता था फॉरेस्ट में रहकर। एली तो इस पूरे कंडीशन में किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि सभी इंसान मतलबी हो चुके थे। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब था और वो किसी इंसान को जान से भी मार सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। एली तो अब उस मरी हुई बिल्ली को लेकर सीधा एक अबेंडन अपार्टमेंट में आ जाता है जहां पर वो रहा करता था। एली ने उस घर की पूरी छानबीन की कि इस जगह पर कोई जिंदा आदमी मौजूद तो नहीं है, लेकिन जैसे उसने एक अलमीरा को ओपन किया तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी बाहर निकलती है। हालांकि अब डेड बॉडी को देखकर एली का कुछ शौक नहीं लगता, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी। फिलहाल के लिए एली उस डेड बॉडी के ऊपर मौजूद सारे कपड़े और शूज निकालकर उन्हें पहन लेता है, जिसके बाद एली अपने डिनर को प्रिपेयर करके उसे खाने लग जाता है। वो बहुत ही मजे से खा रहा था और उसे इससे कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए इतना करना तो काफी ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पेट भरने के बाद एली अपने बैग में से एक बुक निकालता है। उस बुक के ऊपर तो लॉक लगा हुआ था, जिसे ओपन करके वो अपनी आंख बंद कर ले रहा था और उसे लगातार पढ़ने लगा था, जैसे कि ये बुक एली के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और इम्पोर्टेंट हो। एली के पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है जिसे कि वो लगाकर रात के समय पूरा सो गया। कुछ ही घंटों में जब सुबह हो जाती है तो एली नोटिस कर रहा था कि उसके म्यूजिक प्लेयर की बैटरी अब खत्म हो चुकी है, यानी कि उसे इलेक्ट्रिसिटी जल्द से जल्द ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि वो अपने प्लेयर को चार्ज कर सके। अब एली उठने के बाद वेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगा था। उसे और भी रिसोर्सेज की जरूरत थी जिससे कि वो और भी सालों तक सरवाइव कर सके। अब लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण उसे वेस्ट वाले इलाके में एक लेडी दिखाई देती है जिसकी एक ट्रॉली नीचे गिर चुकी थी और वो एली से मदद मांग रही होती है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तभी वो कहने लगा कि जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है वो सामने आ जाओ। देखते ही देखते उस जगह पर एक ग्रुप वाले सभी लोग आ जाते हैं जो स्ट्रेंजर्स से सारे रिसोर्सेज छीनकर उन्हें जान से मार देते थे। उस ग्रुप का लीडर तो एली से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। तब जाकर एली कहता है कि तुम्हारी बॉडी से जो दुर्गंध आती है उसे मैंने सूंघ लिया और मुझे ये सारी बातें पता है कि तुम मेरे सामान को छीनना चाहते हो। उस ग्रुप का लीडर जैसे ही एली के पास आकर उसके सामान को टच करता है तभी एली ने अपनी चाकू की मदद से उसका हाथ ही काट दिया था और इसके बाद जो भी ग्रुप का मेंबर एली के ऊपर हमला करने आता वो उसे बड़ी बेरहमी तरीके से खत्म कर देता। चौंकाने वाली बात ये होती है कि एली के पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी। वो बड़ी आसानी से सभी को मारते हुए एक साथ खत्म भी कर देता है। अब वो ट्रॉली वाली लेडी तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कहने लगी कि मुझे इन लोगों ने सिर्फ यही चीजें करने के लिए कहा था जिससे कि तुम्हारा ध्यान भटके। पर अब वो लेडी एली से मदद मांगती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। एली भी कुछ नहीं करता, फिलहाल के लिए थोड़ा सा सामान लेकर वहां से चला जाता है। ये उसका इस तरीके से टाइम वेस्ट करने का भुगतान था। अब एली ट्रेवल करते हुए एक शहर के अंदर आ जाता है जहाँ काफी सारे लोग रहा करते थे। वो शहर भी कुछ ही सालों के अंदर बनाया गया था जहाँ पर लोग अच्छे से रह सके। उस जगह पर एली ने काफी सारे स्नाइपर्स और सोल्जर्स को देखा
देखा जिससे पता चलता है कि इस जगह की सिक्योरिटी काफी ज्यादा है, जरा से भी गलती किसी की भी जान ले सकती थी। अब एली सीधा एक टेक्निकल शॉप के अंदर चला गया जहाँ पर वो दुकानदार को कह रहा होता है कि मेरे म्यूजिक प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए इसे चार्ज करने के लिए। उस दुकानदार ने म्यूजिक प्लेयर ले लिया, लेकिन इसके बदले वो कुछ मांग रहा था। एली ने फिर उसे एक लाइटर और कुछ टिश्यू पेपर्स दिए, जिससे कि वो दुकानदार काफी खुश हो जाता है। दरअसल अब इस सारी जगहों पर करेंसी यानी कि पैसे नहीं होते थे, बल्कि सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ चीजें एक्सचेंज किया करते, जो एक तरीके से उनका ट्रांजैक्शन होता। उस दुकानदार ने एली से कहा कि मैं कुछ ही घंटों के अंदर इसे चार्ज कर दूंगा, जिसके बाद एली उस दुकानदार से पूछता है कि मुझे पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। तो उस दुकानदार ने इशारा कर दिया कि सामने की तरफ एक बार मौजूद है, वहां से तुम्हें पीने के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए अब एली उसी बार के अंदर जाकर बैठ गया। अब हमें कार्नेज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने कि इस पूरे शहर को बनाया था, यानी कि एक तरीके से वो इस शहर का लीडर होता है। देखते ही देखते अब कई सारे ग्रुप के मेंबर्स कार्नेज के पास आ जाते हैं और उसकी तरफ काफी सारी किताबें रख देते हैं। कार्नेज जब उन सारी किताबों को देखता है तो उसने कहा कि इनमें से वो किताब बिल्कुल भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। दरअसल कार्नेज को एक ऐसी किताब की तलाश थी जिसमें कि काफी सारी पावर्स होती हैं, इसीलिए वो पूरे शहर वालों को कहता था कि जो भी वो किताब ढूंढ कर लाएगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन फिर उन ग्रुप वालों ने एक शैम्पू की बोतल निकालकर कार्नेज को दे दी थी। कार्नेज पहली बार इतना खुश हुआ होता है क्योंकि शैम्पू की बोतल अब उस जगह पर बिल्कुल भी बनती ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो भी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती थी वो एकदम से बंद हो चुकी होती हैं, इसीलिए शैम्पू, लाइटर जैसी छोटी छोटी चीजों का काफी ज्यादा डिमांड हुआ करता था। कार्नेज तो उन सारे ग्रुप वालों से खुश होकर उन्हें बार में भेज देता है और कहता है कि तुम जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हो। सभी लोग खुश होकर अब बार के अंदर आ चुके थे। उसी जगह पर एली भी आया हुआ होता है जो कि पीने के लिए पानी मांग रहा था। इसके लिए एली ने अपने कुछ कपड़े निकाल कर दे दिए थे जिससे कि उसे पानी पीने के लिए मिले। एली जब उस आदमी से बात ही कर रहा था तभी उसके पास एक बिल्ली आ जाती है, इसीलिए एली उस बिल्ली को दूर भगाने लगा था क्योंकि अगर वो ज्यादा परेशान करेगी तो वो बिल्ली को मार देगा। लेकिन वो बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं ग्रुप वाले लोगों की होती है जो कि वहाँ ड्रिंक पीने आए थे। उन्हीं में से एक आदमी ने ये देख लिया कि एली उसकी बिल्ली को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो सीधा एली के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एली फिलहाल के लिए किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने फिर से और भी सारे ग्रुप मेंबर्स आ चुके थे जो कि उससे फाइट करना चाहते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि एली के साथ लड़ने के बाद उन सभी की हालत ही खराब होने वाली है। एली ने देखते ही देखते उन सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया और एक एक करके सबकी हड्डियां भी तोड़ दी। कोई भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि एक अकेला आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। अब कार्नेज जो कि ऊपर मौजूद था वो ये सारी फाइटिंग देख रहा होता है और उसे एली का ये अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। उसने तुरंत ही अपने बहुत सारे लोगों को भेज दिया एली को अपने पास लेकर आने के लिए। एली को तो अब कार्नेज के सामने पेश किया जाता है जिसका मूड काफी अच्छा था। कार्नेज तो एली से कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ग्रुप के साथ मिलकर मेरी मदद करो जिससे कि मैं तुम्हें खाने और पीने की रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एली साफ साफ कहता है कि मैं इन सारी चीजों में अभी इंटरेस्ट नहीं ले सकता, मुझे वेस्ट की तरफ जाना है और जल्द से जल्द अपने मंजिल की तरफ पहुंचना है। पर अब कार्नेज एली को फोर्स करने लगा कि आखिरकार तुम एक रात तो हमारे यहाँ रुक सकते हो जिससे कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकें। काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसीलिए एली इस बात के लिए मान जाता है। उसे तो बार के अंदर ही एक कमरा प्रोवाइड कर दिया गया था जो हालांकि उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन एली एक रात तक उसके अंदर आराम से सो सकता है। थोड़ी देर के अंदर उस रूम में क्लाउडी नाम की एक लेडी आती है खाना लेकर। दरअसल ये कार्नेज की रखेल होती है जो कि बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी और अपंग होती है। कार्नेज इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। क्लाउडी के जाने के बाद उस जगह पर सोलारा आती है जो कि क्लाउडी की बेटी ही थी। सोलारा ने एली को कहा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा मन बहलाने और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भेजा है। सोलारा जानबूझकर अब एली के पास आने लगी, लेकिन एली उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार एली अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब जाकर सोलारा ने कहा कि अगर मैं वापस गई तो मेरे फादर मेरी मदर को काफी ज्यादा मारेंगे। ये बात सुनते ही एली उसकी मजबूरी समझ चुका था और अब सोलारा को कमरे के अंदर बुला लेता है। तभी अचानक सोलारा एली के पास मौजूद वो बुक नोटिस करती है। सोलारा का मन करने लगा था कि वो इंटरेस्टिंग बुक पढ़े, पर एली उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं देता और उस बुक को अपने पास छुपा लेता है। जिसके बाद वो सोलारा के साथ बैठकर डिनर करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले एली सोलारा का हाथ पकड़ के प्रे करने लग जाता है।
सोलारा पूरी तरीके से चौंक गई थी क्योंकि इस तरीके का प्रे तो उसने कभी नहीं देखा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानों ने ईश्वर के ऊपर भरोसा करना और उनके लिए प्रे करना बंद कर दिया था। लेकिन एली अभी भी ईश्वर को मानता है और उनके लिए प्रे करता है। ये बातें सोलारा को काफी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। सुबह होने के बाद सोलारा अपनी मदर के पास वापस आ जाती है। कार्नेज भी उसी जगह पर था जो कि अपना मसाज करा रहा होता है। तभी सोलारा और उसकी मदर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सोलारा ने वही सारे प्रे करना स्टार्ट कर दिया जो कि उसने एली के मुंह से सुना था। ये सुनते ही कार्नेज बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी बेटी से पूछने लगा कि आखिर ये प्रेयर तुमने उसी आदमी से सुनी है ना, और अगर ऐसा है तो क्या उस आदमी के पास किसी भी टाइप की बुक मौजूद थी कि नहीं। हालांकि सोलारा इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताती क्योंकि शायद एली इन बातों को सीक्रेट रखना चाहता था, पर अब ना बताने पर कार्नेज सोलारा की मदर क्लाउडी को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। इसीलिए अब मजबूरी में आकर सोलारा को बताना ही पड़ता है कि एली के पास एक बुक मौजूद थी जिसके ऊपर वो हाथ का निशान बनाकर दिखाती है कि ऐसे ही सिंबल बना हुआ था। इस बात से कार्नेज पूरी तरीके से समझ गया था कि जरूर एली के पास बाइबल नाम की वही किताब होगी जिसे कि वो कई सालों से ढूंढ रहा है। कार्नेज तो अपने साथियों को तुरंत ही कह देता है कि जाकर जल्दी एली को पकड़ कर लेकर आओ, पर एली तो अपने कमरे में से निकल चुका था बाहर की तरफ। एली जब उस शहर से दूर जा रहा होता है तभी उसके सामने कार्नेज अपनी पूरी टीम लेकर आ गया। तभी एली उससे कहता है कि मुझे बाइबल नाम की उस किताब को लौटा दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मारकर मैं वो बाइबल किताब ले लूंगा। लेकिन एली यहाँ पर कार्नेज से पूछता है कि आखिर उस किताब में ऐसा है क्या जो तुम उसे पाना चाहते हो। तब जाकर कार्नेज असली सच्चाई बताता है कि मैं उस बाइबल नाम की किताब से सभी को कंट्रोल करना चाहता हूँ और उसके अंदर कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जिसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। दरअसल बात ये होती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सारे लोग ईश्वर पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, जिससे कि बाइबल नाम की किताब को भी पूरी तरीके से जला दिया था और ये एक रेयर थिंग्स में से मानी जाती है। कार्नेज ने जब ये शहर बनाना स्टार्ट किया तो कई सारे लोग उसके अगेंस्ट थे और उन्हें मैजिकल वर्ड्स और शांतिपूर्वक ढंग से समझाना नहीं आता था। इसी वजह से कार्नेज को उन लोगों को मारना पड़ा। पर कार्नेज मानता था कि अगर मेरे पास वो बाइबल नाम की किताब होगी तो उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे कि मैं लोगों को कंट्रोल करके उन्हें कन्विंस कर सकूं। इसीलिए अब कार्नेज किसी भी हालत में उस बाइबल को छीनना चाहता है। एली को जब कार्नेज की इस बुरी सोच के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही मना कर दिया होता है कि मैं तुम्हें ये बाइबल नहीं दूंगा, जिसके बाद एली तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़कर वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगा। पर कार्नेज जो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था वो तुरंत ही अपने आदमियों को कहता है कि इसके ऊपर फायर करो। लेकिन एली के ऊपर जो भी फायर कर रहा था तब वो तुरंत ही अपनी गन निकालकर उसे ही जान से मार देता है। और अब इतने सारे लोगों और एली के बीच एक घमासान फाइटिंग चालू हो गई थी जो कि गन से हो रही होती है। एली का निशाना इतना ज्यादा अच्छा था कि वो एक एक गोली में एक आदमी को निपटा दे रहा था। इसी तरीके से उसने लगभग कार्नेज के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके भी पैर पर गोली मार दी। लेकिन इतनी ज्यादा गोलियां चलाने के बाद एली की गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं, यानी कि उसके पास कोई भी वेपन नहीं है। इसीलिए एली चुपचाप उस जगह से दूर जाता रहता है। लेकिन एक आदमी उसके पीछे से गन लेकर खड़ा हो गया और उसे मारने की धमकी देने लगा। पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा फेयर गेम खेलता था और उसने नोटिस किया कि एली के पास कोई वेपन नहीं है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और जाने देता है। एली तो सीधा दूर अपने रास्ते पर निकल गया जो कि उसकी मंजिल होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कार्नेज की बेटी सोलारा भी उसके पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि वो उसके साथ सेफ फील करती थी और उसी के साथ अपना सफर करना चाहती थी। लेकिन एली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। तभी सोलारा कहती है कि मेरे फादर ने यहीं पास में एक झरना बनाया था, जहाँ तक जाने का रास्ता सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पानी की एक बहुत ही बड़ी भंडार की तरफ लेकर जा सकती थी। एली को ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो सोलारा को अपने साथ लेकर उसी झरने की तरफ चला गया। कई घंटों तक ट्रेवल करने के बाद वो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। एली ने वहाँ का पानी काफी अच्छी तरीके से पिया और रास्ते के लिए स्टोर भी करके रख लिया। लेकिन जब वहां से बाहर निकलने की तैयारी हो रही थी तो एली ने सोलारा को दरवाजा बंद करके वहीं पर कैद कर दिया, क्योंकि ये काम होने के बाद एली बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सोलारा उसके साथ रहे। और ये दरवाजा तो कार्नेज ने ही लगाया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस जगह पर कोई भी आए। वर्ल्ड वॉर के बाद पानी की कमी हो चुकी थी, इसीलिए ये पानी किसी सोने से कम नहीं था। एली तो अब अकेले ही दूर सड़कों पर निकल जाता है। कुछ देर बाद सोलारा भी उस जगह से निकलने में कामयाब हो गई थी। अब वो धीरे धीरे चलते हुए उसी लेडी के पास पहुंचती है जिन्होंने कुछ समय पहले मिलकर एली के ऊपर अटैक किया था। एली तो उस समय बच गया था, लेकिन सोलारा को इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो जैसे ही उस लेडी के पास जाती है तो उस लेडी के गैंग मेंबर चारों तरफ से सोलारा को घेर लेते हैं।
उन्होंने तो सोलारा को काफी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और उसे जान से मारने लगे। पर तभी एंट्री होती है हमारे एली की। एली ने अपने बो एंड एरो की मदद से उन सारे आदमियों को भगा दिया। साथ ही साथ जो भी लड़ने के लिए आ रहा था वो उन्हें कॉम्बैट फाइटिंग में भी हरा देता है। सभी को खत्म करने के बाद अब सोलारा एकदम सेफ थी, जो सीधा आकर एली के गले लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि सोलारा कहीं न कहीं एली से प्यार जो करने लगी है। काफी ज्यादा रात होने के कारण एली सोलारा को लेकर एक छोटे से चैम्बर में आ चुका था, जहाँ की एक रात वो लोग वहीं पर सोकर गुजारेंगे। एली तो कोने में बैठकर अपनी बाइबल पढ़ते जा रहा था, जिसे कि सोलारा देख रही होती है। तभी सोलारा एली से पूछती है कि आखिर तुम उस बाइबल में क्या पढ़ते रहते हो, मुझे उसमें से कोई एक बात बताओ जो मेरे दिल को छू जाए। एली ने अब तुरंत ही अपनी बाइबल को अपने बैग में रख लिया और सोलारा को उसमें से एक बात बताने लगा। वो कहता है कि ईश्वर ही मुझे हर तरफ से राह दिखाता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। मेरा मरना, मेरा जीना, सारी चीजें ईश्वर के भरोसे है और अगर हम उसके दिखाए गए रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमें एक दिन जरूर मुक्ति मिलेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सोलारा काफी चौंक जाती है, क्योंकि उसने ये शब्द कभी नहीं सुने थे और सच में इन सारे शब्दों में मैजिक होता है, जिससे कि कोई भी इंसान अगर इन्हें सुन ले तो उनका मन एकदम से कन्विंस होने लगता था ईश्वर की बातों पर भरोसा करने के लिए। अब यहाँ एली सोलारा को बताने लगा कि कई सालों पहले जब ओजोन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी तो खतरनाक रेडिएशन फैलने के कारण सभी लोग जमीन के अंदर जाकर रहने लगे। हालांकि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो लोग जमीन के अंदर मौजूद थे उनकी जान बची रह गई। एली भी उनमें से ही एक होता है जिसने कि उस खतरनाक रेडिएशन को सरवाइव किया था। लेकिन कई साल बीतने के बाद जब वो सभी लोग बाहर आए तब एली बताता है कि मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई दी थी। वो मुझे सही रास्ता दिखा रहे थे जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। एली तो सीधा अब अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हुए वेस्ट डायरेक्शन में एक पत्थर के पास चला गया, जहाँ पर उसे वही बाइबल मिली होती है। उसे पढ़ने के बाद बार बार एली को आवाज आ रही थी कि उसे वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर एक सुरक्षित जगह है और उस जगह पर सभी लोग एकदम महफूज रह सकते हैं। तो यही रीजन था कि एली इतने सालों से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसके ईश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब यहाँ सुबह होने के बाद एली और सोलारा वहाँ से निकलते हुए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगे थे, यानी कि सोलारा भी अब एली के साथ उसके सफर में शामिल हो चुकी है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि अच्छा हुआ वो सभी लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनके पीछे पीछे कार्नेज भी अपनी पूरी सेना लेकर आ रहा होता है। वो दोनों तो फिलहाल के लिए ट्रेवल करते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहा करता था। शुरुआत के लिए तो बूढ़े कपल ने उन दोनों के ऊपर बंदूक तान दी होती है, क्योंकि उन्हें वो दुश्मन लग रहे थे। लेकिन एली ने उन्हें समझाया कि हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों कपल अब एली और सोलारा को अंदर बुलाकर पानी पिलाते हैं। उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी देखकर तो एली खुश हो गया था, पर थोड़ी ही देर में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ये दोनों कपल नरभक्षी हैं, यानी कि वो इसी तरीके से मुसाफिरों को अपने घर में बुलाकर उन्हें जान से मारकर खा जाते। इसी वजह से एली सोलारा को वहां से उठाता है और तुरंत ही उनके सामने बंदूक तानकर बाहर निकलने लगता है। पर तभी उसने देखा कि कार्नेज अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर आ चुका है और यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। वो दोनों फिर जल्द से जल्द घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद उन बूढ़े कपल ने काफी सारे वेपन्स दिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कार्नेज और उसके सभी साथी घर के बाहर खड़े थे, जो एली को कह रहे होते हैं कि मुझे वो बाइबल लौटा दो, नहीं तो मैं सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। एली तुरंत ही खिड़की के माध्यम से अपना बाइबल का बॉक्स उनकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही कार्नेज का साथी उस बाइबल के बॉक्स को ओपन कर रहा था तो उसके अंदर बाइबल नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है, जो जल्द से जल्द फट गया। कार्नेज के कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं और उनके वेपन्स भी खत्म हो चुके थे। लेकिन अब दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें कि वो घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि वो दोनों बूढ़े कपल भी मारे जाते हैं और अब कोई भी रास्ता ना होने के कारण एली और सोलारा ने सरेंडर कर दिया था। कार्नेज तो अपनी बेटी सोलारा को दूसरी तरफ लेकर जाता है और एली से वो बाइबल भी छीन लेता है। एली भी अब एकदम निहत्था था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। कार्नेज इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसके पास आखिरकार बाइबल नाम की किताब आ ही गई। उसने तो तुरंत ही एली को गोली मारी और वहां से अपनी बेटी सोलारा को लेकर चला गया। एली को शोल्डर पर गोली लगी होती है, इसीलिए उसकी जान नहीं जाती, सिर्फ वो गोली लगने के कारण बेहोश हुआ था। उन लोगों ने सोलारा को कार में बिठाया और लगातार दूसरी तरफ जाने लगे। लेकिन सोलारा इस तरीके से एली को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही ड्राइवर के गले पर हमला करती है और उस कार को डिसबैलेंस करके उसका एक्सीडेंट करा देती है। उसने तो कार में मौजूद सभी इंसानों को मार दिया था, जिसकी थोड़ी देर बाद सोलारा के फादर कार्नेज दूसरी कार में जो बैठे थे वो अब अपनी बेटी को लेने के लिए वापस पीछे की तरफ आते हैं। पर सोलारा ने बड़ी चालाकी से एक ग्रेनेड चुरा लिया और उसे ओपन करके गाड़ी के नीचे फेंक दिया। लेकिन
कार्नेज का ड्राइवर उस ग्रेनेड से खुद को बचा लेता है और उस जगह से दूर निकल जाता है। सोलारा भी अब उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर एली को गोली मारी गई होती है, लेकिन एली तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं मौजूद होता। तभी उसे याद आया कि एली कह रहा था कि मैं वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा, इसीलिए सोलारा अपनी गाड़ी उठाती है और तुरंत ही वेस्ट डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है और लकीली उसे रास्ते में एली मिल भी गया था। सोलारा तुरंत ही एली के पास जाकर उससे पानी पिलाती है और उसके घाव की मरहम पट्टी भी करती है। वो दोनों तो अब गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। एली को इस बात का बहुत ही अच्छा लगता है कि सोलारा उसका इतने बुरे समय में साथ दे रही है। थोड़ी ही देर में अचानक एली को महसूस होने लगा कि उसके आसपास कोई नदी है। जब वो थोड़ा गाड़ी के बाहर निकलकर चेक करते हैं तो वहाँ सच में एक नदी थी। इसीलिए अब एली और सोलारा एक नाव में बैठकर पास ही वाले टापू की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो टापू के पास पहुंचते हैं तो एक स्नाइपर उन्हें देखकर गोली मारने के ट्राई करता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एली सिंपली बताता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और मेरे पास बाइबल मौजूद है। ये बातें सुनकर तुरंत ही एली और सोलारा को टापू पर बुला लिया जाता है और अब उन दोनों की मुलाकात होती है इस पूरे आइलैंड के खोजकर्ता यानी कि डॉक्टर बेन से। बेन यहाँ पर उन दोनों को उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जितने भी सर्वाइवर्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर आकर बस चुके थे, यानी कि यहाँ किसी को भी खतरा नहीं और यहाँ गैंगस्टर्स को आने की अनुमति ही नहीं है। बेन ये भी बता रहा था कि इस जगह पर सारी एंशिएंट चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक बाइबल नहीं आई है। लेकिन शायद यहाँ पर एली ने उन सभी से झूठ कहा था क्योंकि उसके पास तो बाइबल होती ही नहीं। बाइबल को तो कार्नेज ने चुरा लिया था जो कि अब उसे ओपन करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया गया कि कार्नेज लगातार उसे ओपन कर रहा होता है क्योंकि उस बाइबल के ऊपर लॉक लगाया गया था और वो इतनी आसानी से नहीं खुलने वाला होता। इसीलिए कार्नेज उसी आदमी के पास बाइबल को लेकर चला जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक का काम किया करता था और उसी ने ही एली के म्यूजिक प्लेयर की बैटरी चार्ज की होती है। कई घंटों की मेहनत के बाद उस इलेक्ट्रिशियन ने आखिरकार बाइबल को ओपन कर ही लिया था। कार्नेज इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो बाइबल को ओपन करके देख रहा था तो उसके अंदर कुछ अजीब से डॉट्स बने थे, यानी कि ये तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है और इस टाइप के लैंग्वेज तो सिर्फ और सिर्फ अंधे यानी कि ब्लाइंड लोग पढ़ने के लिए यूज करते थे। कार्नेज बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे हाथ में कुछ नहीं लगा, यानी कि इन सारी चीजों से एक बात क्लियर हो जाती है कि एली अंधा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो अपने ईश्वर को मानकर आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर बेन एली से पूछताछ कर रहे होते हैं तो एली ने बताया कि भले ही बाइबल मेरे पास नहीं है, लेकिन बाइबल के एक एक वर्ड मुझे दिमाग में याद है क्योंकि पिछले 20 सालों से एली उस बाइबल को पढ़ता आ रहा है, इसीलिए उसके हर एक वर्ड उसके दिमाग में आ चुके हैं। और ये बात भी क्लियर हो जाती है कि एली बचपन से ही ब्लाइंड था, इसीलिए जब भी वो बाइबल पढ़ने जाता तो अपनी आंखें बंद कर लेता। उसे सिर्फ इतना पता था कि अपने इंटरनल फीलिंग को महसूस करो और आगे बढ़ो। वेस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा था तो वो ईश्वर की बात मानकर वेस्ट डायरेक्शन में जाता। और बात आती है इतनी अच्छी फाइटिंग की तो एली सिर्फ उसी डायरेक्शन में हमला करता जहां से उसे आवाज आती थी, यानी कि उसने कभी भी किसी को देखा ही नहीं था, सिर्फ आवाज के भरोसे वो फायर करता था। और अब डॉक्टर बेन ने एक बहुत ही बड़े राइटर को बुलाया जिससे कि एली वो सारी बातें बता रहा होता है जो बाइबल में लिखा था, जिससे कि वो एक नए बाइबल का निर्माण कर सके और लोगों को गाइड कर सके। एली तो बाइबल के एक एक वर्ड उन्हें बता रहा था जिससे कि एक नई बाइबल क्रिएशन में लगी होती है। अब हमें कार्नेज को दिखाया गया जिससे कि जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं तब वो अपनी वाइफ क्लाउडिया को बुलाता है जो कि वो भी अंधी थी। दरअसल वो चाहता था कि क्लाउडिया उसके लिए ये बाइबल पढ़े, पर क्लाउडिया कार्नेज से पूछती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। कार्नेज सिंपली बता देता है कि सोलारा उस अजनबी आदमी एली के साथ भाग चुकी है, यानी कि उसने भी हमें धोखा दिया। इस बात से क्लाउडिया को काफी गुस्सा आता है और अब पता होने के बावजूद भी वो ऐसा कहती है कि मैं ये लैंग्वेजेस भूल चुकी हूँ और मुझे ये बिल्कुल नहीं आती, और इसी वजह से वो कार्नेज को कुछ भी नहीं बताती। क्लाउडिया तो कार्नेज से कह रही होती है कि तुम्हारा राज अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तुम्हारे सारे लोग मारे गए और जो भी लोग बचे हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट हो चुके हैं। कार्नेज को भी ये डर लगने लगा था क्योंकि अब ये बातें सच हो रही थी। कार्नेज जैसे ही गुस्से में बाहर निकलता है तो उसने देखा कि उसके घर में कई लोग घुस चुके हैं जो कि उसे मार कर आजाद होने के पीछे पड़े थे, यानी कि कार्नेज को अपने किए गए कामों का सारा बुरा परिणाम झेलना ही पड़ेगा। सभी लोग कार्नेज के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार कर ही रहते हैं। वहीं अब हमें उस राइटर को दिखाया जा रहा था जिसने कि एली के माध्यम से अब वो बाइबल भी लिखना कंप्लीट कर चुका होता है। एली को तो व्हाइट पोशाक पहनाया गया था जो कि शांति का प्रतीक था, और अब आने वाले समय में एली का नाम सभी लोग याद रखेंगे। एक समय के बाद एली की मृत्यु भी हो जाती है और सोलारा जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी वो एली का सारा सामान लेकर अपने घर वापस लौट रही होती है। साथ ही साथ अब सोलारा के माइंड में एली के द्वारा दिए गए विचार भी मौजूद थे, यानी कि वो चारों तरफ शांति फैलाएगी और लोगों को इकट्ठा करके रहेगी।
इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।